जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हिंदी व्याकरण की आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं श्रृंगार रस। तो साथियों, इसे समझने के लिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए बिना देर के वो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो श्रृंगार रस है वो क्या है। ठीक है, तो श्रृंगार रस जो होता है साथियों, ये वो रस है जिसका स्थायी भाव होता है साथियों रति। ठीक है, कौन सा स्थायी भाव होता है इसका? रति। रति का मतलब होता है प्रेम या अनुराग। ठीक है, अगर हम इसकी यहाँ परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो नायक या नायिका होते हैं, नायक या नायिका होते हैं, या फिर कह लो प्रेमी या प्रेमिका होते हैं, प्रेमी या प्रेमिका होते हैं, या फिर पति या पत्नी होते हैं। जब इन दोनों के एक दूसरे के सौंदर्य या फिर इनके जो प्रेम है, इनका जो प्रेम है, जब उस प्रेम का और इनके सौंदर्य का जब हम वर्णन करते हैं, क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, तो उस वर्णन की ही जो परिपक्व अवस्था आती है, उस परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं साथियों? हम श्रृंगार रस कहते हैं। यानी नायक नायिका अथवा प्रेमी या प्रेमिका अथवा कोई पति या पत्नी, तो उन दोनों के सौंदर्य और प्रेम संबंधी, सौंदर्य और प्रेम संबंधी, सौंदर्य मतलब एक तरह से सुंदरता, ठीक है, और उनका प्रेम, तो सौंदर्य और प्रेम संबंधी जब वर्णन किया जाता है, उनके सौंदर्य और उनके प्रेम की जब वर्णन करते हैं हम, तब उस वर्णन की जो परिपक्व अवस्था होती है, उस परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं साथियों? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस का जो साथियों स्थायी भाव होता है वो रति होता है। रति का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग। क्या होता है रति का मतलब? एक तरह से रति का मतलब हो गया एक तरह से प्रेम या अनुराग। क्या हो गया? प्रेम या अनुराग। ठीक है, अब यहाँ स्थायी भाव के अलावा जो इसका जो अनुभाव होता है साथियों, तो अनुभाव क्या है साथियों? इसके जो अनुभाव हैं वो हैं नायक तथा नायिका की चेष्टाएं। नायक तथा नायिका की चेष्टाएं। अब यहाँ नायक की जगह पर हम प्रेमी प्रेमिका ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं। तो पति पत्नी या नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका की जो चेष्टा है, जो कटाक्ष हैं, वो एक दूसरे से जब प्रेम करते हैं तो एक दूसरे को काट लेते हैं, आलिंगन करते हैं, गले में एक दूसरे से मिलते हैं, चुम्बन करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं साथियों? अनुभाव में आती हैं। किस में आती हैं? अनुभाव में आती हैं। इसके अलावा अगर हम इसके विभाव की बात करें तो इसका जो उद्दीपन विभाव होता है, उद्दीपन विभाव, तो वो जो उद्दीपन विभाव होता है साथियों, उसमें आते हैं नायक तथा नायिका की चेष्टाएं। नायक तथा नायिका की चेष्टाएं, हाव भाव, तिरछी चितवन। तिरछी चितवन का मतलब होता है एक तरह से तिरछी नजर, तिरछी नजर, तिरछी नजर, उनकी मुस्कान, उनकी खुशबू, पक्षियों का गुंजन यानी पक्षियों का गूंजना, सुहावना मौसम है। ठीक है, और चांदनी रात, जो चांदनी रात होती हैं, ठीक है, चांदनी रात, एकांत स्थल, एकांत स्थल। तो ये सारी चीजें साथियों किस में आती हैं? तुम्हारी उद्दीपन विभाव में आती हैं। ये जो उद्दीपन है साथियों, ये विभाव का भाग है, विभाग का, विभाव किसका? विभाव का। ठीक है, इसके अलावा विभाव का एक और भाग होता है, उसे कहते हैं आलम्बन। क्या होता है? आलम्बन विभाव। तो आलम्बन विभाव क्या होता है? जिसमें नायक और नायिकाएं आती हैं। होता क्या है आलम्बन? ठीक है, आलम्बन विभाव वो विभाव होता है जिसमें जिसके माध्यम से जो स्थायी भाव है वो प्रबल जो दिखाई देते हैं। ठीक है, जो स्थायी भाव है वो दिखाई देते हैं, या जिसके माध्यम से स्थायी भाव आते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? तुम्हारे विभाव होते हैं। क्या होते हैं? विभाव होते हैं। इस प्रकार साथियों जो विभाव है वे कारण होते हैं, विभाव वे कारण होते हैं जिनसे हमारे स्थायी भाव पैदा होते हैं, है ना। यानी विभाव क्या हो गए? इस प्रकार से विभाव ऐसे कारण हो गए जिनसे हमारे स्थायी भाव जो हैं वो
उत्पत्ति होती है स्थायी भावों की या स्थायी भाव जगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आलम्बन विभाव हो गया, नायक और नायिकाएं, उद्दीपन विभाव हो गया नायक तथा नायिका की चेष्टा, हावभाव, तिरछी चितवन, मुस्कान, खुशबू, पक्षियों का गुंजन, सुहावना मौसम, चांदनी रात, एकांत स्तर, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, एक तरह से उत्तेजित करने वाले कारण, यानी जब स्थायी भावों को उत्तेजित करें कारण तो वो उद्दीपन कारण उद्दीपन विभाव होंगे। और जिनके माध्यम से आए जो जिनके माध्यम से जो विभाव है जो स्थायी भाव है वो आए, वो क्या कहलाएंगे साथियों, आलम्बन विभाव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आलम्बन विभाव कहलाएंगे। ठीक है, इतना समझ रहे हो ना, यानी जिनका सहारा पा करके, आलम्बन का मतलब क्या होता है, एक तरह से सहारा, तो जिनका सहारा पा करके जो है स्थायी भाव जगते हैं तो उन्हें हम आलम्बन कहते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी यहाँ, उद्दीपन, आलम्बन, विभाव, अनुभाव। ठीक है, यहाँ एक आता है संचारी भाव। क्या आता है साथियों, संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या होते हैं, संचारी भाव वे भाव होते हैं जो मन में हमारे में संचरण करते हैं, मन में हमारे में संचरण करते हैं और स्थायी भावों के साथ आकर के मिल जाते हैं। ये कुछ ही समय के लिए आते हैं, अल्प समय के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, लज्जा, चपलता, उन्माद, अभिलाषा, अभिलाषा यानी इच्छा, आवेग, ठीक है, हर्ष यानी खुशी, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, संचारी भाव में आती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं साथियों। अगर हम बात करें श्रृंगार रस के भेदों की, तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। एक होता है साथियों संयोग श्रृंगार। कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या है, संयोग जैसा कि नाम ही है इसका, संयोग, संयोग का मतलब है मिलन, यानी जब नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका या फिर पति पत्नी एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, तब वहाँ साथियों श्रृंगार रस होता है। क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो परिभाषा हो जाएगी संयोग श्रृंगार की, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नायक नायिका, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका की संयोगावस्था, अर्थात उनके परस्पर मिलन की अवस्था, उनके स्पर्श करने की अवस्था या उनके आलिंगन करने की अवस्था या उनके वार्तालाप करने की अवस्था, ये आदि क्या, इन सब अवस्थाओं का जब हम वर्णन करेंगे तो वहाँ पर कौन सा साथियों रस होगा, श्रृंगार, संयोग, संयोग श्रृंगार रस होगा। कौन सा होगा, संयोग, संयोग का मतलब मिलन। ठीक है, तो वहाँ संयोग श्रृंगार होगा कहाँ, जब नायक नायिका संयोग अवस्था में हो, यानी वे आपस में एक दूसरे से मिलें, स्पर्श करें, आलिंगन करें, वार्तालाप करें, इन सारी अवस्थाओं में का जब हम वर्णन करेंगे तब हमसे क्या कहेंगे साथियों, संयोग श्रृंगार। ठीक है, क्या कहेंगे, संयोग श्रृंगार। अगर हम इसके एक उदाहरण की बात करें तो साथियों इसका एक उदाहरण होता है, बत्रस लालच लाल की, बत्रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करें भोहन हंसे, दैन कहे नट जाए। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में साथियों कवि बता रहा है कि बत्रस लालच लाल की, ये उस समय की घटना है जब तुम्हारे श्री कृष्ण और गोपियों की, श्री कृष्ण और गोपियों की, यानी जब गोपियां जो हैं श्री कृष्ण से बात करने के लालच में, बतरस मतलब बात करने के लालच में श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको छुपाकर रख देती हैं और सौगंध खाती हैं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन भौं ही भौं में, आंखों ही आंखों में, नजरों ही नजरों में वो हंस देती हैं। और जब उनसे कहा जाता है श्री कृष्ण द्वारा मुरली देने के लिए तो वो मना कर देती हैं, यानी वो एक दूसरे से आपस में खेल रहे हैं, आपस में वे एक दूसरे के पास हैं। ठीक है, एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है साथियों, संयोग श्रृंगार है, यानी वे एक दूसरे के पास हैं, तब उनकी उस अवस्था का जो यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है साथियों, संयोग श्रृंगार है। क्या है, संयोग श्रृंगार है। इसके अलावा अगर हम एक और उदाहरण की बात करें तो ये जो उदाहरण है इसमें कहा गया है कि राम रूप निहारते जानकी, कंकन के नग की परछाई, याति बैसुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। यानी इन पंक्तियों में जो कवि है वो बता रहे हैं कि जब भगवान राम और सीता जी का जब विवाह हो रहा था तो उस समय जो सीता और राम जब वरमाला के लिए खड़े हैं तो वहाँ पर
जो भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, सभा में बहुत सारे लोग हैं, तो सीता जी जो है राम को देख नहीं पा रही हैं अपना सिर उठा करके। तो वो क्या करती हैं कि राम के रूप निहारत, यानी राम के रूप को निहारती हैं। कहाँ पर? जानकी कंकन के नग की परछाई, यानी जो सीता जी हैं वो अपने कंगन के जो नग है उसकी परछाई में श्री राम के रूप को निहार करके बड़ा प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, और वे अपनी सब सुध बुध भूल जाती हैं और उस हाथ में कंगन में जो नग है उसमें परछाई को देखती ही रहती हैं। तो यहाँ पर भी क्या है साथियों? संयोग श्रृंगार है, क्योंकि वो एक दूसरे के पास हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और उदाहरण देखें तो इसमें इस दो जो ये जो पंक्तियां हैं इनमें कहते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजयात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यानी भरे भवन में, भरे भवन का मतलब होता है यहाँ पर भरे भवन में। भरे भवन में यानी घर है, भवन है, उसमें बहुत सारी भीड़ है। तो वहां पर जो प्रेमी और प्रेमिका हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने नहीं आ सकते हैं। तो वो आंखों ही आंखों में बात करते हैं, आंखों ही आंखों में बात करते हैं, यानी आंखों ही आंखों में वो कहते हैं, नटते हैं, रीझते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, खिजते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, प्रसन्न होते हैं, लज्जा करते हैं, यानी वो एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सारी बातें कर ले रहे हैं, सारे इशारों में एक दूसरे से बातें कर ले रहे हैं। यानी यहाँ पर भी क्या है, वे दोनों एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे के पास ही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है साथियों? संयोग श्रृंगार है। तो ये संयोग श्रृंगार आपकी समझ में आ गया होगा। संयोग श्रृंगार क्या है? जहाँ नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी जब एक दूसरे के पास हों और उनकी विभिन्न अवस्थाओं का सौंदर्य रूपी या प्रेम संबंधी विभिन्न अवस्थाओं का जब वर्णन किया जाए तो वहाँ साथियों संयोग श्रृंगार होगा। कौन सा श्रृंगार होगा साथियों? संयोग श्रृंगार होगा। अब आगे हम बात करते हैं साथियों वियोग श्रृंगार की। किसकी? वियोग श्रृंगार की। अब यहाँ वियोग श्रृंगार नाम से ही पता चल रहा है कि वियोग होगा, यानी एक दूसरे से अलग होंगे और वे एक दूसरे के विरह में परेशान हो रहे होंगे, दुखी हो रहे होंगे, लेकिन उनमें प्रेम जो है अगाध होगा, प्रेम अपार होगा दोनों का एक दूसरे का, लेकिन वे एक दूसरे से दूर हैं, तो वियोग कर रहे हैं, विरह कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा साथियों? वियोग श्रृंगार रस होगा। इस प्रकार इसकी जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो यहाँ परिभाषा आती है कि जहाँ पर नायक और नायिकाएं, जहाँ पर नायक और नायिका या फिर प्रेमी प्रेमिका या फिर पति या पत्नी परस्पर प्रेम प्रबल हो इनमें, लेकिन उनका मिलन नहीं हो, वे विरह कर रहे हो, वियोग का वर्णन हो उनके का, तब वहां पर साथियों क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। क्या होगा साथियों? वियोग श्रृंगार होगा। यानी यहाँ वियोग श्रृंगार का सीधा मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के पास नहीं होंगे, दूर होंगे, ज्यादा दूर होंगे, एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे के वियोग में दुख कर रहे होंगे, विरह कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसका जो उदाहरण है, उदाहरण देख लेते हैं साथियों। इसका उदाहरण आता है एक, यानी उद्धव मनन भये 10-20। इन पंक्तियों में जो उद्धव हैं वो जो श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपिकाओं के पास जाते हैं, यानी जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं वृंदावन से, ठीक है, तो वहां पर उद्धव जी को भेजते हैं अपना संदेश लेकर के कि जाओ उन गोपिकाओं को समझा बुझाओ, ठीक है, क्योंकि वो दुखी हैं मेरे जाने से। तो वहां पर उद्धव जी जाते हैं, कहते हैं कि हे गोपिकाओं, तुम कृष्ण तो चले गए, वो वहां हैं, तुम भगवान ईश्वर परमात्मा की आराधना करो। तो वो क्या जवाब देती हैं? वो कहती हैं उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे मन जो है 10-20 नहीं है, एक होता सो गयो श्याम संग, यानी हमारा एक ही मन था, एक ही मन था, वो श्याम के संग चला गया है, इसलिए हम किस मन से उस परमात्मा की आराधना करें। तो यहाँ पर जो गोपिका हैं श्री कृष्ण से कम दूर हैं और एक उनके विरह में वो वियोग कर रही हैं, ठीक है, दुख कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? वो एक दूसरे से अलग होने पर यहाँ पर कौन सा श्रृंगार, कौन सा रस हो जाएगा साथियों? श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक उदाहरण और देखते हैं। इसमें ये जो पंक्तियां हैं ये बताती हैं, अरे बता दो कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। ये जो कामायनी से पंक्तियां ली गई हैं, इसमें जो मनु है, वो जो श्रद्धा है वो मनु को ढूंढ रही हैं। तो वो क्या कहती हैं? अरे बता दो कहाँ प्रवासी है मेरा। वो दुखी हैं, ढूंढ रही हैं, वो कह रही हैं कि जो मेरा प्रवासी है, जो मेरा मनु है, वो कहाँ पर है, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। उसको ढूंढने के लिए, उससे मिलने के लिए मैं जंगलों जंगलों में भटक रही हूँ। तो यहाँ पर भी एक दूसरे में उनमें क्या है? प्रेम है, लेकिन
लेकिन वो एक दूसरे से अलग हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, वियोग श्रृंगार रस है। ऐसे ही एक पंक्ति और आती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। यानी यहाँ पर मीराबाई इन पंक्तियों में कहती हैं कि मेरा तो गिरधर गोपाल, यानी जो पर्वत को उंगली पर धारण करने वाला जो गोपाल श्री कृष्ण है वही है, मेरे उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति होगा, इसके अलावा मेरा कोई पति नहीं है, यानी इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण वहाँ साक्षात नहीं है, तो वो उनके विरह में कहती हैं, उनसे दूर हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर भी साथियों क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों आपकी समझ में आया होगा कि वियोग श्रृंगार क्या है, जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका एक दूसरे से अलग हों लेकिन उनमें अगाध प्रेम हो, तब वहाँ वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, और जब भी एक दूसरे के पास हों और आपस में प्रेम हो और उस प्रेम का वर्णन हो, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, श्रृंगार रस का जो मैंने स्थायी भाव है बता दिया, रति है, अनुभाव, नायक तथा नायिका की चेष्टा, कटाक्ष, आलिंगन, चुम्बन इत्यादि हैं। उद्दीपन विभाव की बात करें तो उसमें नायक नायिका की चेष्टाएं, हाँ भाव, तिरछी चितवन, मुस्कान, खुशबू, पक्षियों का गुंजन, सुहावना मौसम आदि ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा आलम्बन जो विभाव होता है उसमें नायक नायिकाएं आ जाते हैं, और संचारी भाव में लज्जा, चपलता, उन्माद, अभिलाषा, आवेग, हर्ष इत्यादि आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों हमने जो है श्रृंगार रस को कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है कि सभी साथियों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सभी साथी जो है अपना जो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।